नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिकों में शामिल है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा, एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। इन्हीं के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे एओ ह्यूम, इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम अर्थात एओ ह्यूम के द्वारा 1885 में, कब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अब पूछा जा रहा है कि किस फील्ड से संबंधित थे। तो अभी चर्चा हुई है कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, अर्थात यहां पर विकल्प क्या सही होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, असैनिक सेवक। यानी जो एओ ह्यूम थे ये एक असैनिक सेवक अर्थात रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले तो इस बात पर चर्चा हो जाए कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहां हुआ था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये पहले पुणे में होने वाला था, फिर स्थल को बदलकर इसको मुंबई किया गया। क्लियर है। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ। और अगर एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जाए तो आपका जवाब होगा गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में। क्लियर है। अब बात होती है कि कितने प्रतिनिधियों ने पहले अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधियों ने, यानी 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सी विकल्प सही हो जाएगा। एक परीक्षा में यह पूछा गया कि इन प्रतिनिधियों में कितने मुस्लिम थे। तो याद रखिएगा, जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें 2 प्रतिनिधि मुस्लिम थे। यह भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा, मुंबई में। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका जवाब हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगर हम डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब के फुल फॉर्म को देखें तो इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो याद रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी अर्थात डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। क्लियर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया। तो देखिए, अभी हम लोगों ने यह चर्चा की थी, 2 बातों पर चर्चा हो चुकी है। पहली बात कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर एओ ह्यूम अर्थात एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और दूसरी चर्चा यह हुई कि जो पहला अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो 1885 में महासचिव कौन था पहले अधिवेशन। तो याद रखिएगा, 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ उसमें महासचिव कौन थे, एओ ह्यूम थे। क्लियर है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। और आप जानते हैं कि उस समय किसका कार्यकाल था, डफरिन का। क्योंकि जो डफरिन का कार्यकाल है वो 1884 से लेकर 1888 तक है। 1884 से लेकर 1888 तक है और इसी बीच में आता है 1885। तो इतना स्पष्ट हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक है। तो यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास उड़ाया था। तो याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट कांग्रेस के लिए दिया लॉर्ड डफरिन ने। तो यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 का ए विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा कि यह एक अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। अब देखिए, इस बात को आप कैसे याद रखेंगे। इतनी बात याद रखिएगा कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जो उस समय वायसराय था उसी ने यह स्टेटमेंट दिया। और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। ठीक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10,
आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ वो 1886 में हुआ, और 1886 में जो दूसरा अधिवेशन हुआ ये कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इस 1886 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कुल कितने अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के 3 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अभी आपने एक तो देख लिया 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन है 1893 का लाहौर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की, और उसके बाद 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी ने की। यानी 1886, 1893 और 1906 इन 3 ईयर्स में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की। इसमें 1886 और 1906 में कलकत्ता में हुआ था और 1893 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयब जी। तो यहां पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि ये जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन्होंने किस ईयर में और कहां पर अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ 1887 में, वो मद्रास में हुआ था, और इसी 1887 के तीसरे मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर पहले अध्यक्ष थे। क्लियर है? अब देखिए यहां पर विकल्प में एक नाम दिख रहा है, विकल्प सी में M.A. अंसारी। जरा M.A. अंसारी साहब की अध्यक्षता के समय में जो कुछ काम हुआ था उसको भी यहीं पर देख लीजिए। देखिए ये जो M.A. अंसारी हैं, इन्होंने 1927 में मद्रास में ही अध्यक्षता की थी। क्लियर है? देखिए बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास की अध्यक्षता की और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और M.A. अंसारी ने भी मद्रास में अध्यक्षता की, लेकिन ये कब की थी? तो ये की थी 1927 में। कब की थी? 1927 में। और याद रखिएगा 1927 में जो मद्रास में अध्यक्षता की M.A. अंसारी ने, इस समय साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प अपनाया गया और साथ ही साथ पूर्ण स्वराज पर भी संकल्प अपनाया गया। तो याद रखेंगे M.A. अंसारी के समय 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प अपनाया गया और पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया। क्लियर? याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। दोनों मद्रास की अध्यक्षता किए थे, इसीलिए एक ही जगह उनको कवर कर दिया गया। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आपका सही जवाब होगा जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूले। तो प्रश्न संख्या 12 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब ये प्रश्न उठता है कि जॉर्ज यूले ने कब और कहां पर अध्यक्षता की? तो याद रखिएगा, जॉर्ज यूले ने 1888 में, यानी कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, जो कहां हुआ था? इलाहाबाद में। तो याद रखेंगे कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इस प्रकार जॉर्ज यूले कांग्रेस के पहले निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष बने। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। और अगर इस तरह भी प्रश्न पूछे कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तब भी आप जानेंगे जॉर्ज यूले। पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 13 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? अब आपसे यह पूछा जा रहा है कि इसमें कौन ऐसा है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहा? तो देखिए इसमें एक नाम प्रमुखता से आप सभी जानते भी हैं, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद। देखिए इनकी भूमिका आप 1857 की क्रांति में भी पढ़ चुके हैं। उस समय वो विद्रोह के समय कंपनी के एक न्यायिक सेवा में थे और वो पूरी तरह से कंपनी के फेवरेबल थे, यानी वो कंपनी के एक तरह से आप कह लें भक्त थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो संबद्ध नहीं रहे। कौन? सर सैयद अहमद। क्लियर है? अब देखिए एक बात और मैं यहीं पर कोरिलेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि कभी आपको उसको लेकर कंफ्यूजन हो अगर प्रश्न बन जाए। देखिए ये जो सर सैयद अहमद हैं, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक नाम है सैयद हसन इमाम। क्या नाम है? सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? तो याद रखिएगा 1918 के विशेष अधिवेशन की। तो यहीं पर अपने नोट्स में इसको नोट डाउन करिएगा कि 1918 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी सैयद हसन इमाम ने। क्लियर है? सैयद हसन इमाम अलग व्यक्ति है और सर सैयद अहमद अलग है। क्लियर है? तो यहीं पर पूरा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर सैयद अहमद का कांग्रेस से संबंध नहीं था, और अगर सैयद हसन इमाम के बारे में पूछा जाएगा तब आप सीधा जवाब देंगे कि 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि बॉम्बे में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सैयद हसन इमाम ने की थी। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कभी अध्यक्ष नहीं रहा?
अब ये पूछा जा रहा है कभी अध्यक्ष नहीं रहा, तो जितने नाम लिखे हैं पहले तो ये देख लीजिए कौन कौन कहाँ का अध्यक्ष रहा, तो ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन अध्यक्ष नहीं था। जैसे पहला नाम लिखा लाला लाजपत राय। अब देखिए लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था जो कि कलकत्ता में हुआ था। तो याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन की, तो सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था, कहां पर हुआ, कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। क्लियर है, तो यहां पर आपने ये क्लियर कर लिया। दूसरा नाम लिखा विकल्प बी में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में, एनी बेसेंट ने कब, 1917 में, और यहां लाला लाजपत राय 1920 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, अब ये जो 1917 में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, ये कलकत्ता अधिवेशन था। क्लियर है, और एनी बेसेंट के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि वो पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष थी। कौन, एनी बेसेंट। क्लियर है, सी विकल्प में लिखा है मोतीलाल नेहरू। देखिए ये जो मोतीलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यही पूरी बात क्लियर कर लीजिए। 2 अधिवेशन कौन था, एक अधिवेशन था 1919 का अमृतसर अधिवेशन, 1919 का अमृतसर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। और यही एक बात याद रखिएगा कि ये जो 1919 का अमृतसर का अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया था। क्लियर है, ये भी इस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा अधिवेशन था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता का, वो था 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। और ये जो 1928 का कलकत्ता अधिवेशन था, इसमें क्या हुआ था, तो इसमें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। क्लियर, तो इस प्रकार आपने मोतीलाल नेहरू भी देख लिया। डी विकल्प में लिखा है बाल गंगाधर तिलक। अब यही बचते हैं, याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो इस प्रकार आपने सभी लोगों की अध्यक्षता भी देख ली और उसकी विशेषता भी देख ली। क्लियर है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहली कैटेगरी होती है बिल्कुल बेसिक प्रश्न की, आपसे पूछ लेगा कि अधिवेशन कहां हुआ, इसकी अध्यक्षता कौन की और किस ईयर में हुआ। दूसरे प्रकार का प्रश्न होगा जिसमें जिन्होंने अध्यक्षता की उनके संबंध में अगर कोई स्पेसिफिक बात है तो वो उससे पूछ लिया जाएगा। और तीसरी जो कैटेगरी है यहां प्रश्न की, वो ये है कि उस अधिवेशन में किस प्रकार का निर्णय हुआ। क्लियर है, बस इन्हीं 3 बेसिस पर इन पूरे टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। क्लियर है, तो पूरा प्रयास यही रहेगा कि इन तीनों पर अगर फोकस रखा जाए तो काम हो जाएगा और उन बातों को ही प्रमुखता से आपको बताई जाए जो नेसेसरी है। अनावश्यक फैक्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो उपयोगी तथ्य नहीं है उनको शामिल करके उसमें बर्डन लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने इन चारों नामों को देखा और स्पष्ट रूप से याद रखिएगा यह प्रश्न बहुत पॉपुलर है, बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कभी नहीं की। अगला देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि लाल बाल पाल इस त्रिगुट में से कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। तो याद रखिएगा ये जो लाला लाजपत राय यानी लाल, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब हो गया बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों लोगों में एक लोग का नाम आप अभी पढ़ चुके हैं, लाला लाजपत राय। देखिए सेम प्रश्न है लेकिन बस पूछने का तरीका बदला। तो याद रखिएगा केवल लाला लाजपत राय ने इस त्रिगुट में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और वो कौन सा अधिवेशन था, सितंबर 1920 का विशेष अधिवेशन कांग्रेस का जो कि कलकत्ता में कंडक्ट हुआ था। क्लियर है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर है, और एक बात और यही समझ लीजिए कि जो कलकत्ता में 1920 में सितंबर में विशेष अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की, इसमें गांधी जी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया। ठीक है, यानी इसमें गांधी जी ने असहयोग संकल्प को आगे बढ़ाया, याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए अभी जब पीछे बात हुई तो मैंने आपसे बताया था कि 1917 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की और मैंने आपसे बताया कि एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन यहां पर एक शब्द जुड़ गया है, भारतीय महिला अध्यक्ष। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू जी। क्लियर है, अब यह भी प्रश्न बनेगा कि सरोजिनी नायडू जी ने किस जगह और किस ईयर में अध्यक्षता की थी, तो याद रखिएगा 1925 में। कब की थी, 1925 में कानपुर का अधिवेशन था। क्लियर है, और उसमें अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू ने और इस प्रकार वो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। क्लियर है, तो यहां पर प्रश्न संख्या 16 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या 17 की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना। बस केवल इस लाइन पर ध्यान रखिए, कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहां पर कहीं पे भी भारतीय शब्द नहीं लगा, इसका मतलब सीधे बात किसकी होगी, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की। क्लियर, और संयोग तो ऐसा भी था कि इसमें सरोजिनी नायडू के 1925 के कानपुर अधिवेशन का ऑप्शन भी नहीं है। क्लियर, तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का आपका क्या सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा कि कलकत्ता की 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की और वो कांग्रेस की पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी थी। क्लियर, तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18,
पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब देखिए दोनों नाम दिख रहा है, लेकिन आप तो पहले से सतर्क हैं। आपने तो मन में ये डिसाइड कर लिया कि हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर भारतीय लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा प्रथम महिला अध्यक्ष, तो तुरंत आप एनी बेसेंट साहब के पास चली जाएंगे। एनी बेसेंट साहिबा ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा वो था लखनऊ अधिवेशन 1916। तो प्रश्न संख्या 19 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यदि हम लोग बात कर लें कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा अंबिका चरण मजूमदार, इनके द्वारा 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अभी आप ये बात पहले ही पढ़ चुके हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। देखिए लखनऊ अधिवेशन कुछ और मामलों में फेमस है। किस मामले में? तो याद रखिएगा इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच में समझौता हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच भी एग्रीमेंट इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि अभी आपने एक भी बार इन दोनों लोगों के बीच में अलगाव का तो जिक्र नहीं किया और समझौता करवा दिया। तो चलिए लगे हाथ अलगाव भी करवा देते हैं पहले। तो सी विकल्प में आप देखिए सूरत अधिवेशन लिखा है। ये जो सूरत अधिवेशन 1907 का है, इसी में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के रूप में। क्लियर है? और याद रखिएगा इस सूरत अधिवेशन 1907 की जो अध्यक्षता की थी वो रास बिहारी घोष ने की थी। और उसी अधिवेशन के बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों लोगों के बीच समझौता भी हो गया। क्लियर हो गया? ये दोनों बातें तो आपने स्पष्ट देख ली। जरा लगे हाथ अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। देखिए विकल्प ए में लिखा है बनारस अधिवेशन 1905। देखिए जो बनारस अधिवेशन 1905 है, इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1905 के बनारस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, इसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन के बारे में बस इतना हिंट याद रखिएगा कि जो 1905 का बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, उसी के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और उसी स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा की गई वो किस अधिवेशन में? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की। बी विकल्प भी देख लीजिए, कलकत्ता अधिवेशन 1906। देखिए जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 था, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। कब? जब मैंने आपसे ये बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1886, 1893 का लाहौर और 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर है? तो ये वही 1906 का कलकत्ता अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें 4 प्रस्ताव अपनाए गए थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। क्या 4 प्रस्ताव थे? इसमें एक स्वराज था, दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा था स्वदेशी से संबंधित और चौथा था राष्ट्रीय शिक्षा से संबंधित। यानी स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा, ये जो 4 प्रस्ताव अपनाए गए, ये कहां अपनाए गए? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इस पूरे प्रश्न का हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया और निश्चित रूप से ये आपके लिए उपयोगी होगा। क्लियर है? अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी? देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि 3 कैटेगरी के प्रश्न होते हैं, ये तीसरी कैटेगरी का। यानी अब किसी अधिवेशन में क्या निर्णय हुआ उस पर आधारित ये प्रश्न है। और जो आप वर्तमान पैटर्न देखेंगे किसी भी आयोग का, तो वो अगर अच्छा प्रश्न बना रहा है तो वो इसी तीसरे कैटेगरी से उठा रहा है। क्लियर है? तो देखिए बात हो रही है कि किस कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की गई। तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा वो अधिवेशन था नागपुर अधिवेशन। तो यहां पर प्रश्न संख्या 20 का ए विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये जो नागपुर अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1920 में। ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और 1920 में मैंने 2 अधिवेशन आपको बताए, एक तो अभी नागपुर का अधिवेशन और एक बताया था सितंबर 2020 में जो विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 का, वो कहां हुआ था? कलकत्ता में। और अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय। यानी 1920 में 2 अधिवेशन, एक विशेष अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 में हुआ कलकत्ता में, अध्यक्षता की लाला लाजपत राय ने। एक अधिवेशन हुआ 1920 का रेगुलर कांग्रेस अधिवेशन जो कि नागपुर में हुआ। और इस नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखेंगे सीवी राघवाचारी ने। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सीवी राघवाचारी ने की थी। क्लियर है? याद रखिएगा इसमें बताया गया कि भारतीय रियासतों के प्रति कांग्रेस ने पहली बार अपनी नीति को घोषित किया। क्लियर है? और कहा कि उन शासकों से यह मांग की कि वो प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे। एक काम और हुआ इस नागपुर अधिवेशन में, वो क्या हुआ? तो याद रखिएगा भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन हुआ।
याद रखिएगा, भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का जो पुनर्गठन है वो 1920 के नागपुर अधिवेशन में हुआ था। क्लियर, स्पष्ट हो गया। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा पहली बार अध्यक्षता की गई, ये अधिवेशन कहां हुआ था? तो याद रखिएगा, ये जो 1924 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ, ये कहां हुआ था? बेलगांव में। कहां हुआ था? बेलगांव में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। 1924 का अधिवेशन बेलगांव में हुआ और ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ। महात्मा गांधी ने पहली बार और अंतिम बार कांग्रेस की अध्यक्षता की, किसमें? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। स्पष्ट हो गया। अब देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे कि दूसरा क्या प्रश्न बनता है गांधी जी से संबंधित। तो एक प्रश्न पूछा गया कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के किस मंच पर दिखाई दिए थे? तो याद रखिएगा, वो था 1901 का कांग्रेस अधिवेशन। 1901 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसी 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है कि पहली बार कांग्रेस के मंच पर गांधी जी दिखाई दिए 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दिनसा ई वाचा ने। किसने? दिनसा ई वाचा ने। क्लियर। और दूसरा प्रश्न बनता है 1924 का अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने स्वयं अध्यक्षता की थी, तो आपने कहा बेलगांव का अधिवेशन। क्लियर। तो ये दोनों फैक्ट आप गांधी जी के संदर्भ में याद रखेंगे। क्लियर। अब देखिए, एक नाम और हमको यहां पर दिख रहा है, वो कौन सा नाम है? गया। अब गया से संबंधित एक फैक्ट है, उसको भी जरा मैं यहीं पर कोरिलेट करना चाहता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहली बात कि ये गया में अधिवेशन किसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, तो ये 1922 का गया अधिवेशन। 1922 का गया अधिवेशन, और 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सीआर दास ने। याद रखिएगा, सीआर दास ने 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की। और आपको पता है कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त किया गांधी जी ने, तो उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी का गठन किया था। क्लियर। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? देखिए, अगर हम बात करें उस अधिवेशन की जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि अगर भारत की समस्याओं का हल निकालना है तो वो कौन है? समाजवाद ही उसकी सही कुंजी है। और ये किस अधिवेशन में उन्होंने कहा? तो याद रखिएगा, ये अधिवेशन था 1936 का कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता स्वयं जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। क्लियर। तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या जो आपका 22 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। क्लियर। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1936 का। तो याद रखेंगे 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम भारतीय समस्याओं का हल ढूंढना चाह रहे हैं तो उसकी कुंजी है समाजवाद। क्लियर। एक बात और याद रखिएगा, ये जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने 1929 के लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन की? 1929 के लाहौर अधिवेशन की। क्लियर। अब देखिए, 1929 का लाहौर अधिवेशन भी बहुत फेमस है जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसमें किन बातों का प्रस्ताव पारित हुआ? तो याद रखिएगा, इसी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। दूसरी बात कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू किया जाना निर्णय हुआ, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इस बात का निर्णय भी 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो तीन बातें आप याद रखेंगे 1929 के लाहौर अधिवेशन की कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित, सविनय अवज्ञा के शुरू किया जाना, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का निर्णय। क्लियर। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अगर यहां पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं लखनऊ अधिवेशन की, तो जरा एक और लखनऊ अधिवेशन क्लियर करिए। यह था 1899 का। अब मैं जिस लखनऊ अधिवेशन की चर्चा करना चाह रहा हूं वो है 1899 का लखनऊ अधिवेशन। और इस 1899 के लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रमेश चंद्र दत्त ने। और रमेश चंद्र दत्त के इस 1899 के लखनऊ अधिवेशन में भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग की गई। अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि भू राजस्व के स्थायी निर्धारण की मांग किस अधिवेशन में, तो आपका जवाब होगा 1899 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। क्लियर। तो इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर। और एक बात और मैं यहीं पर स्पष्ट कर दूं कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने एक अधिवेशन की और अध्यक्षता की थी। आपने दो अधिवेशन देख लिए। कौन कौन सा अधिवेशन? एक अधिवेशन आपने देखा 1929 का लाहौर, दूसरा अधिवेशन देखा 1936 का लखनऊ अधिवेशन, और जो तीसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी वो था 1937 का फैजपुर अधिवेशन। क्लियर। और 1937 के फैजपुर अधिवेशन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। याद रखिएगा, बहुत लोग गांधी जी के बेलगांव को टिक कर देते हैं, वो गलत है।
याद रखिएगा 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन है ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इतने फैक्ट्स आपको बिल्कुल ध्यान में रखने होंगे, कोई भी ऐसा कारण नहीं कि जिसको आप स्किप कर पाए। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि 1838 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा ये जो 1838 का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्लियर है? और याद रखिएगा जो सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्षता की हरिपुरा अधिवेशन की, इसमें कुछ बातें और निर्णय हुए थे। क्या निर्णय हुआ था? इसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई। तो याद रखेंगे हरिपुरा अधिवेशन 1938 में अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। और इसी हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई किसके नेतृत्व में? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। क्लियर है? और यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिपुरा कहां पर है? तो याद रखिएगा ये गुजरात में। क्लियर? अब सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में अगर जिक्र हो रहा है और 1938 आपने देख लिया तो क्यों ना 1939 भी देख लिया जाए। तो 1939 में क्या हुआ था? तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब की ही अध्यक्षता में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। यानी जो 1939 का अधिवेशन हुआ ये त्रिपुरी में हुआ और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस साहब। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें क्या मैटर आया जिसको लेकर काफी तनाव है और उसमें एक कहानी भी है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसमें टेंशन हुआ, गांधी जी ने किसी कैंडिडेट को खड़ा किया और वो हार गए। तो सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब इस तनाव को देखा तो उन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन 1939 से त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र जब दे दिया तो फिर वो अधिवेशन अध्यक्ष विहीन हो गया। ऐसी स्थिति में राजेंद्र प्रसाद को 1939 में अध्यक्ष बनाया गया। यानी जब वो सुभाष चंद्र बोस साहब ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद अध्यक्ष कौन बना 1939 का? राजेंद्र प्रसाद, जो कि विकल्प सी में आपको दिख रहा है। क्लियर है? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे, आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। प्रश्न संख्या 24 पूछा जा रहा है कि और उसी के बाद सुभाष चंद्र बोस साहब ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की थी। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है? तो याद रखिएगा यहां आपका सही जवाब क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने का जो गौरव है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। प्रश्न संख्या 24 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो अबुल कलाम आजाद है इन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्षता की। इन्होंने 1940 से लेकर 1946 तक अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, यानी लगभग 6 वर्ष तक अध्यक्षता की थी। क्लियर? इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जब ये पहली बार कम आयु में अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के तो वो कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा वो 1923 का दिल्ली अधिवेशन था। कौन सा था जिसमें सबसे कम आयु में बने थे? 1923 का दिल्ली अधिवेशन। क्लियर है? ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? देखिए उसी प्रश्न को पूछा गया। तो अभी हमने आपसे बताया कि सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद, 1940 से लेकर 46 तक, यानी लगातार 6 वर्षों तक। तो यहां पर प्रश्न संख्या 25 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष भी अबुल कलाम आजाद साहब, और किस अधिवेशन में हुए थे? तो 1923 के दिल्ली अधिवेशन में। क्लियर है? अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 26। आपसे पूछा जा रहा है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे कौन? आपका सही जवाब होगा जेबी कृपलानी। विकल्प सी सही हो जाएगा। जेबी कृपलानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है? तो यहां पर प्रश्न संख्या जो 26 है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। अब देखिए यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा, विकल्प में सरदार पटेल का नाम भी लिखा है। तो गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो चर्चा हो चुकी है, लेकिन अभी सरदार पटेल के बारे में चर्चा नहीं हुई। तो जरा इनको भी कवर कर लीजिए। देखिए सरदार पटेल ने जो इनका फेमस अधिवेशन का अध्यक्षता था वो था 1931 का कराची अधिवेशन। किसमें इन्होंने अध्यक्षता की? 1931 का कराची अधिवेशन। और इस 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार पटेल ने अध्यक्षता की। इसमें क्या क्या काम हुआ? बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ था इसमें। क्या? तो मौलिक अधिकार का और आर्थिक कार्यक्रम के लिए एक संकल्प पारित हुआ। यानी मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम के लिए संकल्प पारित हुआ वो किसमें हुआ? 1931 के कराची अधिवेशन में। और अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल साहब ने। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 27। पूछा जा रहा है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो याद रखिएगा जनगण मन जो है सबसे पहली बार जो गाया गया वो कब गाया गया था? तो आपका सही जवाब होगा कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया। अब देखिए ये प्रश्न उठता है कि जनगण मन किसने गाया था? तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में ये लिखा था जनगण मन, और ये सबसे पहले 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। और ये 1911 का कांग्रेस अधिवेशन
कहां पर हुआ था? तो उस प्लेस का नाम है कलकत्ता। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो याद रखिएगा पंडित विशन नारायण धर ने। किसने? पंडित विशन नारायण धर ने। क्लियर? इतनी बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 28 की तरफ। प्रश्न संख्या 28 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक साहब ने पार्टिसिपेट किया था, तो याद रखिएगा वो अधिवेशन कौन था? वो अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन 1919। तो यहां पर प्रश्न संख्या 28 का डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए ये क्यों कहा गया कि ये बाल गंगाधर तिलक का अंतिम अधिवेशन था जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अभी हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को रिकॉल करा दूं और आपसे पूछ भी रहा हूं कि ये जो अमृतसर अधिवेशन 1919 था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? याद आ रहा है? निश्चित तौर पर आपको याद आ रहा होगा, मोतीलाल नेहरू ने। मैंने आपसे बताया था कि मोतीलाल नेहरू साहब ने दो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, एक 1919 के अमृतसर और दूसरा था 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर है? देखिए ये जो अमृतसर अधिवेशन था, इसमें मैंने आपको ये भी बताया था 1919 वाले में कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था इस अधिवेशन में। मैं आपसे बात कर रहा था कि इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक का अंतिम पार्टिसिपेशन क्यों था, क्योंकि ये दुर्भाग्य की बात थी कि 1920 में 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की डेथ हो गई। और देखिए संजोग और उस समय के क्रांतिकारियों को नमन है कि 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। एक आंदोलन शुरुआत होता है और उस समय के जो नेता और एक क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक अपना शरीर त्याग देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपको रिलेट कर लेंगे कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक साहब का डेथ भी हुआ और उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की गई थी। तो इसीलिए कहा गया कि अंतिम अधिवेशन था जिसमें पार्टिसिपेट किया बाल गंगाधर तिलक ने, वो था 1919 का अमृतसर अधिवेशन। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 29 की तरफ। पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट दिया था लाला लाजपत राय ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 29 का डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने यह कहा कि जो कांग्रेस का आंदोलन था यह न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। तो यहां पर प्रश्न संख्या 29 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलें, प्रश्न संख्या 30। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था 29। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए सहयोग करना है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? तो जब गवर्नर जनरल और वायसराय की क्लास थी तो उसमें भी ये जिक्र हुआ था। तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका था? लॉर्ड कर्जन का था। किसका था? लॉर्ड कर्जन का। प्रश्न संख्या 30 का बी विकल्प सही हो जाएगा। इसके लिए जिस ट्रिक से मैं याद करता था वो ये था कि लॉर्ड कर्जन के पास पैसा तो है नहीं, कर्ज लेकर काम चलाता है और भारत में जो कांग्रेस का गठन हुआ उसके पतन की बात करता है ये। क्लियर है? तो अगर ये आपके लिए बेनिफिशियल हो तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर लीजिएगा। लेकिन आप याद रखिएगा कि कर्जन ने ही कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति के लिए अपना सहयोग करूंगा। तो प्रश्न संख्या 30 का यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 में आपसे पूछा जा रहा है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत की थी उनका नाम क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न भविष्य में पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा वो किसका स्टेटमेंट था? सुभाष चंद्र बोस साहब का। क्लियर है? और अपने अध्यक्षीय संबोधन में सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा कि हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या यहां पर 31 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने सुभाष चंद्र बोस साहब की दोनों अधिवेशन की बात कर ली। किसके किसके? मैंने आपसे बताया था कि हरिपुरा एक अधिवेशन हुआ था 1938 और हरिपुरा कहां पड़ता है? गुजरात में। और उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और साथ ही साथ त्रिपुरी अधिवेशन जो कि 1939 में हुआ था इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। लेकिन त्रिपुरी अधिवेशन में एक बात याद रखनी है कि सुभाष चंद्र बोस ने इसी अधिवेशन से अपनी इस्तीफे की घोषणा की और इस्तीफे के बाद राजेंद्र प्रसाद साहब ने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता संभाली। क्लियर? तो ये पूरी बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां पर प्रश्न संख्या 31 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 32। आपसे पूछा जा रहा है कि 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य नहीं था? यानी आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि जब 1885 में डब्ल्यूसी बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की तो उसमें उनका क्या उद्देश्य शामिल नहीं था? तो यहां पहला लिख रहा है कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता को बढ़ाना, ये तो उद्देश्य था। दूसरा देखिए, दूसरा लिखा हुआ है कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना।
ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था कि अगर हम लोग अलग अलग लड़ेंगे तो हारेंगे। और इसका अच्छा उदाहरण और बड़ा उदाहरण देखने को मिला 1857 की क्रांति में, क्योंकि उसके बिखराव का एक मूल कारण था कि सभी लोग इंडिपेंडेंट संघर्ष कर रहे थे, कोई सेंट्रल नेतृत्व नहीं था, कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। इसीलिए अब जो आगे इनिशिएटिव लिए जाने लगा उसमें राष्ट्रीय एकता पर फोकस दिया गया। क्लियर है? तो यहां पर बी भी सही है। सी में लिख रहा है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, इस विशेष उद्देश्य के लिए इसमें चर्चा नहीं, तो यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। डी को भी देख लीजिए, लिखा है कि यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें, तो इस पर भी चर्चा, तो ये भी सही है। तो यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 32 का। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 33। देखिए यहां जो अभी ये क्यों गलत किया गया, इसको और स्पष्ट कर लीजिए। यहां पर शिक्षित वर्ग को केवल लिखा है, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि शिक्षित वर्ग नहीं, सभी वर्गों के और समुदाय को एकत्रित करने की बात हो रही थी, तो इसलिए यहां पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। अगला देख लीजिए, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। देखिए जब मैं आपको स्टार्टिंग में पहले अधिवेशन पर चर्चा कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, और देखिए पहले विकल्प में 2 प्रतिनिधि की बात हो रही है, तो याद रखिएगा जो पहला सम्मेलन हुआ था जिसमें टोटल 72 पार्टिसिपेंट थे, उसमें से 2 पार्टिसिपेंट मुस्लिम थे। क्लियर? लेकिन अगर हम द्वितीय सम्मेलन की बात कर लें, तो जो दूसरा सम्मेलन हुआ था जिसमें मैंने आपसे बताया था कि 1886 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी, और ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, इसमें जो सम्मिलित हुए मुस्लिम पार्टिसिपेंट थे उनकी टोटल संख्या 33 थी। कितनी थी? 33 थी। तो याद रखिएगा प्रश्न संख्या 33 का बी विकल्प से हो जाएगा, टोटल 33 संख्या थी मुस्लिम पार्टिसिपेंट की दूसरे सम्मेलन में, और ये जो 2 लोग थे वो पहले सम्मेलन में यानी 1885 के। अगर हम बात कर लें कुछ और संख्या की, तो जो तीसरा सम्मेलन हुआ 1887 का, और 1887 के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपने देखा था कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जिन्होंने 1887 के तीसरे कांग्रेस की अधिवेशन की थी, तो उसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो याद रखिएगा उसमें कांग्रेस प्रतिनिधियों की संख्या 81 थी। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे जो कि 1987 में अध्यक्षता की थी, जो कि मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन तैयब साहब की अध्यक्षता में, उसमें टोटल मुस्लिम पार्टिसिपेंट की संख्या कितनी थी, तो याद रखेंगे 81 थी। कितनी थी? 81, 81। और उसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ था 1988 में, उसमें 221 पार्टिसिपेंट थे मुस्लिम। ठीक, उसमें कितने थे? 221। तो ये भी बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 34। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए अब तक आपसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा था, और जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि 1987 में मद्रास में पहले अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब हुए। जो दूसरे अध्यक्ष हुए थे मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, वो थे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। कौन थे? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। अब देखिए ये जो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के, इनके समय में भी एक बहुत बड़ा काम हुआ था जो पूछा जाता है, तो वो क्या था? इसी अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। अभी आपने देखा था ना कि 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, तो याद रखिएगा जो वंदे मातरम पहली बार गाया गया वो इन्हीं रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में, और ये कब हुआ था? याद रखिएगा ये 1896 को हुआ था। कब हुआ था? 1896 में। तो याद रखेंगे 1896 में जो अधिवेशन हुआ, और ये कहाँ हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था। तो याद रखिएगा 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी ने की, इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्लियर? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, और रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 35। पूछा जा रहा है कि कथन टाइप का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, और लिखा सरोजनी नायडू। तो हमने आपसे कहा था ना कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, और यहां कहीं भारतीय नहीं लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। और इसका सही जवाब क्या होगा? एनी बेसेंट थी। कहां की? 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। ये बात सही है, अभी चर्चा हुई। 1887 का वो अधिवेशन था जिसकी बदरुद्दीन तैयब साहब ने अध्यक्षता की, और इस प्रकार वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। लेकिन अब पहले तक याद मत रखिएगा, दूसरे को भी याद रखिएगा। दूसरा कब था? 1896 में मोहम्मद सयानी। क्या पूरा नाम था? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, और इन्हीं के समय में पहली बार वंदे मातरम भी गाया गया। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 35 में केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 36। यहां पर आपको मैच करना है, एक तरफ अध्यक्ष के नाम है और दूसरी तरफ कांग्रेस के अधिवेशन और उसकी लोकेशन दी गई है। पहला नाम दिया गया अबुल कलाम आजाद। अब देखिए अबुल कलाम आजाद के बारे में आपने एक फैक्ट तो पढ़ा है। क्या आपने ये पढ़ा था कि 1940 से लेकर 1946 तक सबसे लंबे कार्यकाल के तौर पर अबुल कलाम आजाद ने अध्यक्षता की थी। तो जब आपने ये पढ़ा था कि 1940 से 46 में, तो आप अबुल कलाम आजाद को क्यों नहीं चौथे से कोरिलेट कर दे रहे हैं?
कर दीजिए 1940 के रामगढ़ अधिवेशन से। और एक बात और मैं आपको याद दिलाऊं और पूछ भी रहा हूं आपसे कि वो अधिवेशन कब था जब ये कहा गया कि अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 1923 का दिल्ली अधिवेशन। क्लियर है? याद रखिएगा इसको भी। अब देखिए बी विकल्प में लिखा है सरोजनी नायडू साहिबा का नाम। तो जो सरोजनी नायडू साहिबा थी ये कब अध्यक्ष बनी? तो ये अध्यक्षा बनी कब? 1925 के कानपुर अधिवेशन। तो याद रखेंगे सरोजनी नायडू साहिबा कानपुर के 1925 अधिवेशन की अध्यक्षा बनी। तो प्रश्न संख्या यहां पर जो 36 है उसमें जो बी विकल्प लिखा है वो किससे कोरिलेट होगा? तीसरे के साथ। सी विकल्प में लिखा मोतीलाल नेहरू। अब तो देखिए मोतीलाल नेहरू साहब हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे दादा भाई नौरोजी हो, जितने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जितने पॉपुलर नाम थे सब हमने कोरिलेट करा दिए। ठीक है, तो अब यहां पर मोतीलाल नेहरू साहब ने को किससे कोरिलेट करेंगे? अमृतसर 1919। और जो दूसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी तो वो था 1928 का कलकत्ता अधिवेशन। क्लियर है? तो यहां पर आप सी को कोरिलेट कर ले जाएंगे पहले के साथ। डी विकल्प में लिखा राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद रखिएगा बंबई के 1934 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, बंबई के 1934 अधिवेशन की। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने एक बात और बताई थी कि जब 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन हो रहा था तो जब सुभाष चंद्र बोस जी नाराज हुए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से। तो इनके 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ही वो थे जिन्होंने आगे अध्यक्षता को कंटिन्यू किया। और एक और याद रखेंगे बंबई अधिवेशन 1934 जिसमें राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। अब एक बात और देखिए, ये जो बंबई का 1934 का अधिवेशन था इसमें एक और कांड हुआ। क्या? कांग्रेस के संविधान में संशोधन हुआ। तो याद रखेंगे कांग्रेस के संविधान में संशोधन बंबई 1934 जिसमें अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। क्लियर? इतनी बातें आपने यहां पर देख ली। अब देखिए यहां पर जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 4-3-1-2। क्या बन रहा है? 4-3-1-2। तो यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। 4-3-1-2 आरओ यारो के मेंस 2014 में पूछा गया था। देखिए यहां पर बंबई से एक बात और याद आ रही है, जरा उसको भी समझ लीजिए, महत्वपूर्ण है। बंबई में एक अधिवेशन हुआ था 1915 में। कब हुआ था? 1915 में। और ये जो 1915 का बंबई अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की थी एसपी सिन्हा ने। किसने की थी? एसपी सिन्हा ने। याद रखिएगा ये जो एसपी सिन्हा की अध्यक्षता में 1915 का बंबई अधिवेशन था इसमें चरमपंथी समूह के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस संविधान में बदलाव किया गया। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था कि 1934 में एक बदलाव हुआ था राजेंद्र प्रसाद के समय में, तो याद रखिएगा एक 1915 में बंबई अधिवेशन में ही एसपी सिन्हा के जो अध्यक्षता में हुआ उसमें चरमपंथियों के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव हुआ। क्लियर है? और इसी के बाद आप 1916 को जरा यहीं पर लिंकअप करिए कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कहा गया कि गरम दल और नरम दल एक हुए और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में भी सहमति बनी। क्लियर है? अब आप देख रहे हैं दोनों का पैटर्न कि 1915 में चरमपंथी समूहों के प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस में बदलाव और 1916 में समझौता। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहां पर जो कांग्रेस से संबंधित जो प्रश्न थे वो यहां पर कंप्लीट हो गए। मेरा ये प्रयास था कि इसको एक होलिस्टिक अप्रोच में कवर किया जाए और हम लोग काफी हद तक इसको सफल रहे। इस पूरे जो ये सीरीज है इसमें कांग्रेस के कुछ अधिवेशन को अलग से भी एक टॉपिक वाइज भी बनाया गया है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और तथ्यों को कोरिलेट कर लेंगे, लेकिन जितना हम लोगों ने अभी कवर किया है ये मोर देन सफिशिएंट है। इस पर आपको अच्छे से अपना अध्ययन कर लेना है। हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? अगला जो टॉपिक है वो है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। देखिए इसके संदर्भ में आप इतना बैकग्राउंड जानते हैं कि 1907 में एक सूरत अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी और इसी में कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ जो कि गरम दल और नरम दल के रूप में हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ था जो कि अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था और इसमें नरम दल और गरम दल एक हुए थे। इस जानकारी की पृष्ठभूमि के साथ अब हम लोग इस नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल बना। तो जो आपने ये पढ़ा कि 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल बटा, उसका कारण क्या था? क्या बात दोनों लोगों के बीच में टकराहट का कारण था? किस आंदोलन के संदर्भ में वो बात थी? तो याद रखिएगा वो बात थी स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। और एक पिछले किसी प्रश्न में मैंने इस बात को इलेबोरेट किया था संक्षिप्त में ही कि स्वदेशी आंदोलन बेसिकली हुआ क्यों। देखिए आगे इसको लेकर एक बंगाल विभाजन टॉपिक है सेपरेट जिसमें हम लोग इस पर डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त चर्चा यहां इसलिए भी आवश्यक है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी स्कॉलर का ये स्वदेशी आंदोलन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और मैं इसमें कुछ भी बताता रहूं तो वो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। तो जरा हम संक्षिप्त में इसको चर्चा कर लेते हैं। देखिए हुआ ये, आप सभी जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। क्लियर है? और बंगाल विभाजन के ही खिलाफ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी आंदोलन की घोषणा की गई। यानी जो स्वदेशी आंदोलन है ये बंगाल विभाजन के विरोध में
और निर्णय कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। ठीक, अब देखिए ये टकराहट क्यों थी भाई? तो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर ले चला जाए या न ले चला जाए, इस बात को लेकर दोनों तरफ ये विवाद था। और ये विवाद इतना बढ़ा कि 1907 में गरम दल और नरम दल के रूप में विभाजन के तौर पर परिणित हुआ। देखिए स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में एक बात याद रखिएगा कि एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है और बहुत पॉपुलर प्रश्न है कि जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे उन्होंने आमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत लिखा था। आपसे पूछा जाता है कि ये गीत किस आंदोलन के दौरान लिखा गया, तो याद रखिएगा ये वही स्वदेशी आंदोलन है जिसके दौरान रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा था। और आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जब 1971 में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया। क्लियर? तो ये सारी बातें आप लिंक करके याद रखेंगे। बेसिक बात यह है कि नरम दल गरम दल का जो उद्भव हुआ वो स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ, उसके विस्तार को लेकर मतभेद था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो याद रखिएगा जितने नरमपंथी नेता थे या जिनको आप उदारवादी नेता कहते हैं, इन नेताओं की जो पृष्ठभूमि है वो कैसी है? तो याद रखिएगा ये नेता जो है वो अधिकांश नेता जो है वो क्या है? शहरी है। ठीक है, शहरी क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम नरमपंथी विचारधारा के नेताओं की चर्चा करें तो इसमें आपको जो सबसे प्रमुख नाम याद रखना है वो रखना है गोपाल कृष्ण गोखले का। इनको लेकर बहुत प्रश्न पूछा गया। तो याद रखिएगा कि जो गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, इन्होंने नरमपंथी विचारधारा को अपनाया था। और एक बात और अभी आपने पढ़ी कि जो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने भी की थी 1905 के किस अधिवेशन की? बनारस अधिवेशन की। क्लियर है? अब हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि और कौन कौन से नेता थे। तो याद रखिएगा अन्य नेताओं में अगर हम बात करें तो इसमें फिरोज शाह मेहता आप शामिल कर लेंगे, दादा भाई नौरोजी को देखेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी प्रश्न बहुत पूछा गया। तो याद रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये भी नरम दल के नेता थे। ठीक है, तो ये सभी बात आप ध्यान रखेंगे। और ये किस पृष्ठभूमि से थे? तो याद रखेंगे ये सभी लोग शहरी पृष्ठभूमि से संबंधित थे। क्लियर है? अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दिया? अब देखिए भारत में जो स्वशासन देने पर बल दिया वो किसने दिया था? 1904 से लगातार पूछा जा रहा है। जरा यहां पर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा सही जवाब होगा दादा भाई नौरोजी। अब कैसे 1904 से लगातार दादा भाई नौरोजी भारत में स्वशासन के लिए काम कर रहे थे? तो याद रखिएगा 1904 में एक अधिवेशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का, और इसी 1904 के अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन अर्थात स्वराज की मांग की थी। और इसके बाद अगर आप बात करें तो 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, इस 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भी दादा भाई नौरोजी ने इस संदेश को यानी स्वशासन की बात को कहा था। और उसके बाद जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता तो स्वयं दादा भाई नौरोजी ने की थी। उस अध्यक्षीय भाषण में भी स्वराज की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि 1904 से लगातार भारत में स्वशासन देने पर बल दादा भाई नौरोजी साहब ने दिया था। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उग्रपंथी कौन नहीं था? देखिए मैंने आपसे कहा था ना ये नाम बहुत पूछा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी विचारधारा के नहीं थे, यानी उग्र विचारधारा के नहीं थे, वो उदारवादी नेता थे। और वहीं पर लाल बाल पाल यानी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी लोग क्या थे? ये सभी लोग उग्र विचारधारा के लोग थे। साथ ही साथ ऊधम सिंह और मदन लाल ढींगरा ये भी उग्रपंथी विचारधारा के थे। और एक नाम और याद रखिएगा, उग्रवादी नहीं मतलब उग्र विचारधारा रखने वाले नेता में वो थे कौन? अरबिंदो घोष। अरबिंदो घोष का भी नाम आप ध्यान में रखेंगे, ये भी उग्र विचारधारा के थे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। ये गोपाल कृष्ण गोखले साहब कैसे थे? ये उदारवादी खेमे के थे। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाया था? यानी ये कह रहा है कि प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का जो आरोप लगाया वो किसने लगाया था? तो याद रखिएगा ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। मैंने अभी आपसे कहा कि लाल बाल पाल ये 3 लोग ऐसे थे जो कि उदारवादी नहीं थे, उग्र विचारधारा के समर्थक थे। तो बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जो कांग्रेस है वो भिक्षावृत्ति का काम कर रही है और हम लोग आत्मनिर्भर हैं, हम लोगों को भिक्षावृत्ति नहीं करनी, ये तिलक साहब कहते थे। और आगे कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करती है और हम लोगों को भिक्षावृत्ति वाली राजनीति नहीं करनी। तो यहां पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि कांग्रेस की प्रार्थना याचना रीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो किसमें समाप्त हो गई? किसके नेतृत्व में समाप्त हुई? तो आप क्या कहेंगे? बाल गंगाधर तिलक के। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा? प्रश्न संख्या 6 का बी विकल्प सही होगा। क्लियर? यानी सीधी बात यह है कि प्रार्थना याचना की जो नीति है वो किससे संबंधित हो जाएगी? बाल गंगाधर तिलक से। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 7
पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी कब से जो गर्मपंथी दल के विचारधारा के लोग थे वो थोड़े से प्रभावी हो गए। तो याद रखिएगा वो समय कब है, वो समय है 1906 के बाद। 1906 के बाद जो भी आप मूवमेंट देखेंगे उसमें गर्म दल का ज्यादा पार्टिसिपेशन रहेगा, चाहे वो आप विखंडन देख लीजिए और या उसके बाद के कई मूवमेंट देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपसे बताया कि जो गर्म दल में थे वो लाल बाल पाल, इनके अलावा मैंने जो प्रमुखता से नाम बताया था वो था अरबिंदो घोष का। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा 1906 के बाद। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। गर्म दल से संबंधित पूछा जा रहा है। मैंने अभी आपको कई बार कहा ना कि लाल बाल पाल के अलावा अरबिंदो घोष का नाम आप याद रखिएगा गर्म दल में। तो यहां पर प्रश्न संख्या 8 का ए विकल्प से जाएगा। याद रखिएगा नरम दल में आप गोपाल कृष्ण गोखले यानी जी के गोखले का नाम याद रखेंगे, और जो गर्म दल है उसमें आप याद रखेंगे अरविंद घोष। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले और गर्म दल में अरविंदो घोष। इन्हीं नाम पर आधारित ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9, और आपसे पूछा जा रहा है कि शेरे पंजाब नाम से निम्नलिखित में से कौन मशहूर है। तो याद रखेंगे शेरे पंजाब के नाम से जो मशहूर है वो है लाला लाजपत राय। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के अलावा एक और पदवी से जाना जाता है, वो है पंजाब केसरी। तो याद रखेंगे पंजाब केसरी या शेरे पंजाब कहा जाए तो सीधे आप लाला लाजपत राय को टिक करेंगे। तो यहां पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय ने जो राजनीतिक गुरु माना था वो इटली की क्रांतिकारी यानी राष्ट्रपिता मैजिनी की जो उन्होंने जीवन कहानी को पढ़ा, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया वो अपना राजनीतिक गुरु मानेंगे किसको, मैजिनी को, जो कि इटली के क्रांतिकारी थे या इटली के राष्ट्रपिता माने जाते मैजिनी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु थे जो उन्होंने माना वो किसको, मैजिनी। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10 का आपका डी विकल्प सही हो जाए। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था। मध्यम मार्गी का मतलब क्या है, देखिए सेम प्रश्न है लेकिन बस पूछने का पैटर्न बदला। मध्यम मार्गी का मतलब उदारवादी। पूछ रहा है उदारवादी कौन नहीं, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल और अरबिंदो घोष। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। जो बाल गंगाधर तिलक है ये मध्यम मार्गी नहीं थे, यानी ये उदारवादी नहीं थे। ठीक है, अगला देखिए। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है इनको क्या कहा जाता है, इनको नई विचारधारा के अग्रदूत थे। ठीक है, इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे कौन, बाल गंगाधर तिलक। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे। तो देखिए स्वदेशी के समर्थक, अब इसमें स्वदेशी की किसकी बात हो रही है, स्वदेशी आंदोलन की बात हो रही है। और जो स्वदेशी आंदोलन मैंने अभी आपको बताया था तो उसमें याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे, अरविंदो घोष। तो यहां पर प्रश्न संख्या 12 का क्या सही जवाब होगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। अरविंदो घोष स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख थे। ठीक है, और अरविंदो घोष के अलावा इस स्वदेशी आंदोलन में कौन था, तो इसमें आप लाला लाजपत राय का नाम याद रखेंगे पंजाब से, फिर उसके बाद बिपिन चंद्र पाल का नाम याद रखेंगे बंगाल से, और बाल गंगाधर तिलक का नाम याद रखेंगे महाराष्ट्र से। क्लियर। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा वैलेंटाइन सिरोल ने। किसने कहा, वैलेंटाइन सिरोल ने कहा। इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि 1908 में, कब, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई, यानी उग्र विचारधारा रखने वाले किस नेता को 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, तो यहां पर आपका बाल गंगाधर तिलक होगा। तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को 1908 में 6 वर्ष के लिए इनको कारावास दी गई। और ये किस लिए दिया गया था, आप सभी को पता है कि बाल गंगाधर तिलक की एक पत्रिका थी या समाचार पत्र था केसरी नाम से। क्लियर, केसरी में ही ये आरोप लगाया गया बाल गंगाधर तिलक के लिए कि वो राजद्रोह के रूप में उसमें अपना लेख लिख रहे हैं, यानी वो राजद्रोह की कैटेगरी में आता है उनका लेख, इसीलिए उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और उनको 6 वर्ष की कारावास के लिए भेजा गया। और यहाँ जो कारावास के लिए उनको भेजा गया वो मांडले जेल म्यांमार में भेजा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर। अगला चल रहा है प्रश्न संख्या 15 के लिए। प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था। देखिए गणपति पर्व का जो श्री गणेश किया महाराष्ट्र में वो किसने किया था, बीजी तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प से हो जाएगा। यहां पर भी एक बात याद रखिएगा, अगर ईयर पूछा जाए तो 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति पर्व का प्रारंभ किया था। देखिए महाराष्ट्र में एक और उत्सव प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक ने, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, वो है शिवाजी उत्सव 1895 में। तो याद रखेंगे 1893 में
गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक अर्थात बीजी तिलक को जाता है। तो इस आधार पर आप प्रश्न संख्या 15 का ए विकल्प सही करेंगे। अगला देख लीजिए प्रश्न संख्या 16। आपसे पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे इनकी डेथ कब हुई थी? तो 1 अगस्त 1920 को। और मैंने आपको यह भी बताया था कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि बाल गंगाधर तिलक जो है वो अंतिम रूप से जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए वो था 1919 का अधिवेशन। और 1919 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपने बताया था मोतीलाल नेहरू ने। क्लियर है? और ये 1919 का अधिवेशन कहां हुआ था? अमृतसर में। तो ये सारी बातें आपको क्लियर है। अब यहां पर बात हो रही कि बाल गंगाधर तिलक साहब की अर्थी किस मुसलमान ने उठाई? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? शौकत अली। प्रश्न संख्या 16 का ए विकल्प सही हो जाएगा। याद रखेंगे महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। क्लियर? और याद रखिएगा शौकत अली के साथ एक नाम और याद रखिएगा, सैफुद्दीन किचलू। शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू इनने भी महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को उठाया था। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, एक नाम है मौलाना हसन मोहानी का। ये जो मौलाना हसन मोहानी थे इन्होंने उस समय में शोक गीत को पढ़ा था। क्लियर? अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु पर शोक गीत किसने पढ़ा था, तब आपका सीधा जवाब हो जाएगा मौलाना हजरत मोहानी ने। क्लियर? अब देखिए इस प्रश्न को कैसे याद किया गया था, थोड़ा सा ट्रैक से हट कर है लेकिन मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। देखिए ट्रिक बनते ही थोड़े से उल्टे पुल्टे हैं। गांधी जी ने जब अर्थी उठाई तो किसी हिंदू की अर्थी उठाने का शौक चढ़ा था किसको? शौकत अली को। इसीलिए शौकत अली ने भी बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। ठीक है? तो अगर इससे कोरिलेट कर लेंगे तो ये प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्लियर? थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ये बिल्कुल सही है कि शौकत अली को शौक चढ़ा इसीलिए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई। किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। और इसी में किचलू साहब भी किचला गए, यानी सैफुद्दीन किचलू भी इस लपेटे में आ गए, उनको भी अर्थी उठानी पड़ी। क्लियर? तो ये याद रखेंगे। और जो मौलाना हसरत मोहानी थे उन्होंने शोक गीत को पढ़ा था। क्लियर? माफ करिएगा अगर किसी को हर्ट हो, लेकिन मैं बस एक ट्रिक के तौर पर आपको बता रहा हूं कि बस आपको आसानी से याद हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आपसे पूछा जा रहा है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की जो आंदोलन पद्धति थी वो क्या थी? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? राजा वामवध्य आंदोलन। यानी राजा वामवध्य आंदोलन ये नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी। देखिए इसका आप इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। क्लियर? AGITATION। ठीक है? एजिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। तो ये किसकी पद्धति थी? नरम दल के नेताओं की। बी विकल्प यहां सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18 और आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट बताया था? तो अभी चर्चा हो चुकी है, किसने बताया था? बाल गंगाधर तिलक ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19। पूछा जा रहा है कि उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी और अमेरिका में कुछ समय रहे और वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? अब देखिए यहां पर एक नाम ऐसा लिखा है जिससे आप इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। वो क्या है? मैजिनी। याद करिए अभी आपने पढ़ा था कि किसके राजनीतिक गुरु थे मैजिनी, तो आपका सीधा जवाब क्या हो जाएगा? ये जो मैजिनी थे ये किसके गुरु थे? लाला लाजपत राय के। तो यहीं पर आप कोरिलेट कर लेंगे कि लाला लाजपत राय, मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी इन्होंने और कुछ समय अमेरिका रहे और साथ ही साथ वो केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। ठीक है? तो यहां पर आप कोरिलेट कर लेंगे और आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी, लाला लाजपत राय। याद रखेंगे लाला लाजपत राय के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? मैजिनी थे। और ये मैजिनी का संबंध क्या था कि कहां का? मैंने आपको बताया कि ये क्रांतिकारी नेता थे। तो याद रखिएगा ये जो मैजिनी थे ये इटली के क्रांतिकारी थे, यानी इटली के राष्ट्रपिता माने जाते हैं मैजिनी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20। पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक कब से जाने लगे? यानी जो बाल गंगाधर तिलक थे इनको लोकमान्य तिलक कब से जाने लगा? तो देखिए एक घटना है रैंड मर्डर केस। अब रैंड मर्डर केस क्या है भाई? और उस मर्डर केस से नाम जुड़ा है किसका? बाल गंगाधर तिलक का। देखिए हुआ क्या था, बंबई और पुणे में प्लेग फैल गया था और जब बंबई और पुणे में प्लेग फैला तो उस समय वहां पर एक डिप्टी कलेक्टर था यानी सहायक कलेक्टर थे जिनका नाम था रैंड। क्या नाम था? रैंड। तो रैंड ने क्या किया कि इस प्लेग को रोकने के लिए उसने घरों को ही क्या कर दिया? जलवा दिया। और हद तो तब पार हो गई कि जब इस प्लेग से ग्रसित लोगों के ऊपर कि वो अन्य लोगों को ये फैलाए ना, उनको गोली चलवा दी उनके ऊपर। तब जाके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक साहब को गुस्सा आया, उन्होंने विरोध किया, इन्होंने जमकर उनके खिलाफ लिखा और उसके कुछ समय बाद रैंडे की डेथ हो जाती है, इनका मर्डर हो जाता है इनके साथियों के साथ। तो ये आरोप लगता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर कि आपके ही उकसाने वाले लेख के कारण इनकी हत्या कराई गई।
इसी आरोप में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के ऊपर मुकदमा चला जाता है, उनको जेल में बंद किया जाता है। जब वो बाल गंगाधर तिलक जेल से बाहर आए, तब उसके बाद उनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना लगा। देखिए, लोकमान्य का मतलब क्या होता है? लोकमान्य का मतलब होता है लोगों में प्रिय नेता, ठीक है? तो तब से ये लोगों में प्रिय नेता के तौर पे जाने लगे। तो यहां पर आप कोरिलेट कर लेंगे किस घटना से? प्रश्न संख्या 20 को, सी से। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया था। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो याद रखिएगा, ये वकालत की थी, किसने की थी? तो ये वकालत की थी मैक्स मूलर ने। तो यहां पर प्रश्न संख्या 21 का बी विकल्प सही हो जाएगा। मैक्स मूलर ने बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात दया की वकालत की थी और कहा था मैक्स मूलर ने कि संस्कृत के विद्वान बाल गंगाधर तिलक का मेरे अंदर उनके प्रति दिलचस्पी है। किसने कहा? मैक्स मूलर ने। तो याद रखेंगे यहां पर बी विकल्प से हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का। अगला देखिए, यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण क्या था? यानी जो भारतीय मुसलमान थे वो उग्रवादी आंदोलन की तरफ क्यों नहीं आकर्षित हुए? तो देखिए, इसके अगर आप कारण में जाएंगे तो यहां पर इसका कारण है जो उग्रवादी नेता थे उनका स्टेटमेंट। अब जैसे अरबिंदो घोष का नाम ले लीजिए। अरबिंदो घोष ने कहा कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। तो इस प्रकार की जब आप स्टेटमेंट देते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है, इसका मतलब यह है कि यहां पर आप पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर ज्यादा फोकस में है, इसीलिए मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ नहीं आए। क्लियर? तो याद रखेंगे इस बात को। तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब क्या होगा? उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की जो नीति थी, इसी कारण भारतीय मुसलमान उग्रवादी आंदोलन की तरफ नहीं आए। ठीक है? और इसमें अगर कोट करना होगा तो आप अरबिंदो घोष साहब का एग्जाम्पल कोट कर देंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23। अगला जो प्रश्न संख्या 23 है, ये कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है और आपसे कह रहा है कथन ए में कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। देखिए, एक बात याद रखिएगा, किसी भी स्टेटमेंट में यदि किसी विदेशी द्वारा नहीं कहा जा रहा है, बस एक सामान्य तौर पर यह कहा दिया जाए निगेटिव तौर पर किसी आंदोलनकारी के लिए और वो भी बहुत पॉपुलर नाम हो, तो वो स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब जैसे अगर कोई विदेशी कहता, जैसे एक स्टेटमेंट अभी बाल गंगाधर तिलक के लिए आपने पढ़ा था कि बाल गंगाधर तिलक के लिए स्टेटमेंट दिया गया कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं वो भारतीय अशांति के जनक हैं। ये किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। किसी विदेशी ने किसी दुर्भावनाग्रस्त होकर ये स्टेटमेंट दिया तब तो चल जाएगा, तब सही है। लेकिन यहाँ इन जनरल अगर ये लिख दिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब देखिए, उसके पीछे कारण भी है, लेकिन मैं आपको बस ये ट्रिक दे रहा हूं कि ये किस आधार पर इस तरह के एक निष्कर्ष पे भी आप पहुंच सकते हैं। और कारण में कह रहा है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक संप्रदायवादी थे। ये बात सही है कि बाल गंगाधर तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र की तरफ प्रयोग किया, लेकिन उन्होंने ये प्रयोग जन जागरण के लिए किया, न कि वो संप्रदायवादी थे। ठीक है? जन जागरण के लिए किया। तो यहां पर आपका दूसरा कारण तो सही है, लेकिन कथन गलत लिखा है। तो यहां पर प्रश्न संख्या 23 जो होगा उसमें आप कहेंगे कि ए गलत है और आर सही है। ए गलत है और आर सही है। तो इस प्रकार यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का। क्लियर है? तो इस प्रकार ये भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास में हम लोग भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए, भारत में और भारत के बाहर, इन दोनों क्रांतिकारी आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहां से प्रश्न अच्छी संख्या में बनते हैं। आज की क्लास यहीं, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।